हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी में क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और सच्ची कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपने का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। उम्मीद है आज की कहानी मेरे इस परिवार को जरूर पसंद आएगी। दुनिया में बहुत सारे कत्ल हुए, बहुत सारी कत्ल की कहानियां हुई, बहुत सारे सीरियल किलर हुए और कत्ल करने की अजीब अजीब कहानियां भी रही। बहुत सी कहानियों में तो बेवजह ही कत्ल हो गया। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। कहानी 17वीं सदी की है। कहानी 1630 से लेकर 1655 तक की है, जिसमें एक महिला 25 साल तक रिकॉर्ड पर है कि करीब 600 लोगों का कत्ल करवा चुकी है, जबकि असली फिगर कहता है कि करीब इससे और ज़्यादा, मतलब 2000 या 2000 से भी ज़्यादा मर्दों का कत्ल करवा चुकी है। अजीब बात यह है कि इसमें जो सीरियल किलर है वो एक महिला है और जिसने रिकॉर्ड पर 600 मर्दों का कत्ल करवाया है, जबकि असलियत तो ये कहती है कि उसने 2000 से भी ज़्यादा मर्दों का कत्ल करवाया है। पर फिर भी जब इसकी सच्चाई सामने आती है इस महिला की, तो उस वक्त की जो महिलाएं थीं वो इससे नफरत नहीं करती, बल्कि वो इससे प्यार करती हैं, इससे हमदर्दी रखती हैं। अब एक ऐसी महिला जिसने रिकॉर्ड पर 600 मर्दों का कत्ल करवाया हो और बाकी और जो महिलाएं हैं वो उससे हमदर्दी रख रही हैं, उसे प्यार कर रही हैं, उन महिलाओं को इस पर विश्वास है। तो आखिर ये बात क्या थी? आखिर ऐसा क्यों कि जिस एक महिला ने 600 मर्दों को मार डाला हो या मरवा दिया हो, उस एक सीरियल किलर महिला से बाकी और औरतें हमदर्दी दिखा रही हैं उसे, उससे प्यार मोहब्बत, उसके लिए इज्जत है। तो आखिर ये बात क्या थी? आखिर ये माजरा क्या है? ये कहानी क्या है? तो चलिए इसी कहानी की सच्चाई जानते हैं। तो कहानी रोम की है और कहानी 17वीं सदी की है। उस समय ये हो रहा था कि बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही थी, बहुत सारे मर्दों की। और ये मौतें ऐसे हो रही थी कि कोई किसी को सर्दी जुकाम हुआ और वो मर गया, कोई अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, हट्टा कट्टा है, वो जरा सा बीमार हुआ और मर गया। तो इस तरह से कई मौतें हो रही थी और ये मौतें सब अलग अलग जगह पर हो रही थी। अलग अलग इलाके थे, अलग अलग शहर थे, अलग अलग फैमिली थी, अलग अलग लोग थे। तो इसीलिए इन मौतों का कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। और जो उस वक्त की पुलिस वगैरह जो हुआ करती थी, वो भी इन हो रही मौतों को, इनकी कड़ी को जोड़ने में नाकाम रही, असफल रही। उस वक्त कोर्ट कचहरी अदालत इन सब में जो होता था वो सब एक चर्च के हाथ में होता था। चर्च और चर्च के पादरियों के हाथ में वही पावरफुल हुआ करते थे, वही कोर्ट हुआ करते थे, वही अदालत हुआ करते थे, वही थाना कोर्ट कचहरी पुलिस, सब कुछ वही हुआ करते थे, चर्च और चर्च के पादरी। उस वक्त कोर्ट कचहरी नहीं थे तो ये चर्च वगैरह सब संभालते थे उस वक्त के, कि किसे सजा देनी है, किसे रिहा करना है, किसे फांसी देनी है, किसे छोड़ना है। जो भी कुछ फैसले हुआ करते थे वो यही चर्च के पादरी ही करते थे। तो लोगों की मौतें होती रहीं और लोग इसे आम मौतें मानते रहे कि नेचुरल मौत है, ऊपर वाले की मर्जी है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस वक्त अगर ध्यान दिया जाता तो बहुत सारी मौतों का ये सिलसिला रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो मौतें हो रही थी इसमें एक कॉमन फैक्टर ये था, एक बड़ी चीज ये थी कि जितने भी लोगों की अब तक मौत हुई है उसकी पहली वजह जहर है। इनकी जहर से मौत हुई है। और दूसरी कि जितने भी लोगों की मौत हुई है वो सभी मर्द हैं और उन सभी मर्दों का अपनी बीवियों से जो रिश्ता था, जो रिश्ते थे, वो अच्छे नहीं थे। वही खटपट लड़ाई झगड़ा। तो ये तीन बातें निकल कर आती हैं, यही कि जितने भी लोगों की मौत हुई वो सभी मर्द हैं, सबकी मौत जहर की वजह से हुई है और इन सभी मर्दों के रिश्ते अपनी बीवियों से अच्छे नहीं थे। तो ये बात बाद में पता चली। ये उस दौर की बात है जब रोम में उस वक्त महिलाओं के हक को लेकर
ज़्यादातर चीज़ उनके फेवर में नहीं थी। पुरुष प्रधान समाज, वहाँ पर शादियों के बाद पति अपनी पत्नियों को पीटते, मारते, टॉर्चर करते। उनके लिए इस ये सब करने के लिए उसे जुर्म नहीं माना जाता था, बल्कि ये माना जाता था कि ये पति का हक है, वो अपनी पत्नी के साथ जो चाहे वो कर सकता है, उसे जिस हाल में चाहे उस हाल में रख सकता है, उसे पीट सकता है, उसे मार सकता है और ये सब करने को उसे जुर्म नहीं माना जाता था। इसमें कानून और सज़ा नाम की कोई चीज़ बीच में नहीं आ सकती थी। उस वक़्त महिलाओं को अपने पति से तलाक लेने का भी हक नहीं था। तो कुल मिलाकर मर्द जो हैं, वो एक तरह से हावी थे। एक बार किसी की शादी हो गई, तो वो महिला अपने पति के रहम और करम पर है। वो चाहे उसे जैसे रखे, जिस तरह रखे, जिस हाल में रखे, उसे रहना पड़ेगा। उसके साथ वो चाहे जैसा ही बर्ताव करे, वो सब पुरुष का हक है। वो चाहे उसे मारे, पीटे, ये सब हक है उसका। और यही सब चीज़ें वहाँ की महिलाएँ, वहाँ की औरतें झेल रही थीं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक घुटन महसूस कर रही थीं, पर कुछ कर नहीं पा रही थीं। और शायद इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं तकलीफ़ों ने, इन्हीं परेशानियों ने इस कहानी को जन्म दिया। 17वीं सदी में रोम में 1630 के करीब की बात है। सेसिली और नेपल्स, ये 2 शहर ऐसे थे रोम के अलावा जहाँ पर एक गैंग काम कर रहा था। इस गैंग को जहरीला गैंग भी कहते थे। इस गैंग का जो खास काम था, वो ये था कि जहर देकर लोगों को मारना। और इस गैंग की जो सरगना थी, वो थी जूलिया टूफाना नाम की एक महिला, जो विधवा थी और उसकी एक बेटी थी। जूलिया टूफाना की कहानी ये थी कि जूलिया टूफाना की माँ को सजाए मौत हुई थी। जूलिया टूफाना की माँ अपने पति के दर्द से, जुर्म से, उसके भी टॉर्चर करने से परेशान थी, दुखी थी। उनका भी पति उन्हें टॉर्चर करता था और इसी वजह से उसने अपने पति को ज़हर दिया और ज़हर की वजह से उनके पति की मौत हो गई। और इसी वजह से, इसी जुर्म करने की वजह से बाद में जूलिया टूफाना की माँ पकड़ी गई और जूलिया टूफाना की माँ को चर्च ने फैसला सुनाया और फैसले में सुनाया उन्हें सजा हुई और सजा में सजाए मौत दी गई जूलिया टूफाना की माँ को। उसके बाद जूलिया टूफाना वहाँ से उस जगह को छोड़कर रोम पहुँच गई। उनकी शादी हो चुकी थी, एक बेटी भी थी और उसके कुछ वक्त बाद ही अचानक जूलिया टूफाना अभी विधवा हो गई। उनके पति की भी मौत हो गई थी, पर इस बात का कभी कोई पता नहीं चला कि जूलिया टूफाना के पति की मौत आखिर कैसे हुई। फिर बाद में ये शक हुआ कि शायद जूलिया टूफाना ने ही अपने पति को मारा हो, अपने हाथों से जहर दिया हो। खैर, जूलिया टूफाना अपनी बेटी के साथ रोम पहुंच गई और जितने भी खून हुए, जितने भी कत्ल हुए, वो सब ना गोली से, ना बम, तलवार, चाकू, छुरी, इनमें से किसी भी चीज से नहीं, बल्कि उसने एक नया तरीका इजाद किया था। उसने एक खास किस्म का जहर बनाया था और उसका नाम भी था, जो जहर का नाम रखा था, वो रखा था एक्वा टूफाना। मतलब जूलिया टूफाना ने अपने सरनेम का इस्तेमाल किया इस जहर पर और इस जहर का नाम रखा एक्वा टूफाना। और कहते हैं कि 4 बूंद ही काफ़ी थी इस जहर की किसी को भी मारने के लिए। इस जहर की खास बात ये थी कि उसने इस जहर को इस्तेमाल करने का अलग-अलग तरीका निकाला था। महिलाओं को कहा कि आप इसे अपने मेकअप बॉक्स में रख सकती हैं, किसी क्रीम में इस जहर की 4 बूंदें डाल सकती हैं और अपने पति से कह सकती हैं कि ये एक सनस्क्रीम है, जो आपकी सुंदरता को और निखारेगी, आपकी जवानी लौट आएगी, चेहरा और सुंदर होगा। और इसी तरह से इत्र में भी, परफ्यूम में भी इसकी 4 बूंदों को डालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ज़हर देने का कई तरीका निकाल लिया था जूलिया टूफाना ने और इसी तरीके से उसने अपना ये ज़हर बेचना शुरू किया कि आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, इस तरह से आप रख सकते हैं और किसी को भी शक नहीं होगा कि ये एक ज़हर है। और इस ज़हर की 4 बूंद भी किसी की जान ले सकती है, किसी को भी मार सकती है। इस ज़हर का ना तो कोई रंग था, ना स्वाद था, ना कोई गंध, मतलब ना कोई खुशबू, ना कोई बदबू। तो बड़ा आसान था कि इसकी 4 बूंदें किसी भी वाइन में, पानी में, खाने-पीने की चीज़ में आराम से मिलाकर दी जा सकती थी, किसी भी मारने वाले शख्स को।
बस इस जहर की 4 बूंद को मिलाकर आप दे दीजिए उसे खाने पीने के बाद, मिलाकर खाने पीने वाली चीज़ में, बस उसे खाते ही उस शख्स की कुछ ही देर में मौत हो जाएगी। एक कहानी ये है कि पहली कि जब रोम पहुंची जूलिया, तब उसे बहुत सारी ऐसी औरतें मिली जो अपना दुखड़ा रोती थी जूलिया के सामने, अपना दर्द बताती थी, अपने पतियों का टॉर्चर बताती थी कि वह क्या क्या सह रही हैं, वह कितने दर्द और तकलीफ में है, कितने दुख में है। तो कहते हैं कि जूलिया को जो आइडिया आया जहर बनाने का, जहर का, वो सबसे पहले यहीं से आया। एक कहानी ये है, और इससे पहले उसकी माँ के साथ भी ऑलरेडी ये सब हो चुका था। उसे भी मौत की सज़ा हुई थी, उसका पति भी उन्हें टॉर्चर करता था, मारता-पीटता था, जूलिया की माँ को। तो एक तरह से वो ये सब कुछ अपनी आँखों से देख चुकी थी, तो इन सारी चीज़ों ने उसके अंदर एक ऐसी भावनाएँ जगाई कि जो महिलाएँ शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनके पति उन्हें मारते-पीटते हैं, वो उनकी मददगार बने, उनकी मदद करे, उन्हें इस दर्द से छुटकारा दिलाए। और इसी चीज़ के बाद से उसने एक ये ज़हर एक्वा टूफाना नाम का ज़हर इजाद किया। ये ज़हर कैसे और क्यों बना, ये कभी पता नहीं चल पाया। उसके बाद उसने ये ज़हर बनाया, और इस तरीके से बनाया कि कोई भी महिला बड़ी आसानी के साथ ये ज़हर दे सकती थी और किसी को शक भी ना हो। इस ज़हर की पैकिंग भी वो खुद करती थी, क्योंकि बिना शक के सामने वाले को ये ज़हर पिलाना था और उसे शक ना हो, इसलिए परफ्यूम की शीशी में और कॉस्मेटिक के आइटम्स में, क्रीम वगैरह में, इन चीज़ों में पैक किया करती थी। और इस तरीके से पैक किया करती थी कि आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, किसी भी तरह से रख सकते हैं। कोई अगर देख भी ले तो उसे बिल्कुल भी शक ना हो कि इसके अंदर क्या है। लगेगा कि क्रीम होगी, कॉस्मेटिक का कोई सामान है, या परफ्यूम की शीशी है तो इत्र होगा। और कभी किसी को शक भी नहीं हुआ इन सब पर। इसके बाद धीरे-धीरे उसने अपनी गिरोह में, अपनी गैंग में और भी लोगों को शामिल किया, और कई बार तो मरहम और दवाई वगैरह, तेल वगैरह बोलकर भी इसने इस ज़हर को बेचा, और उन महिलाओं को बेचा जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस ज़हर की, जो अपने पतियों से ज़्यादा परेशान थीं, जो चाहती थीं कि उनके पति मर जाएँ और किसी को शक भी ना हो। उन महिलाओं को जूलिया ने इस ज़हर को बेचा। इसके बाद जूलिया ने अपनी गैंग में कुछ करप्ट पादरियों को, कुछ दबी-कुचली महिलाओं को जो अपने पति के टॉर्चर से ज़्यादा परेशान थीं, उनको, और कुछ ऐसी औरतों को जो जादू-टोना, काला जादू जानती थीं, उसमें माहिर थीं, उनको अपनी इस गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया और ये ज़हर बेचना शुरू कर दिया। 25 साल तक लगातार उसका ये धंधा चलता रहा। उसके पास महिलाएँ आतीं जो परेशान थीं, जिनके पति उन्हें टॉर्चर करते थे, वो उन्हें ये ज़हर की शीशी देती, अलग-अलग शक्ल में, और कैसे देना है ये भी बताती। उसके बाद वो परेशान महिला और ज़हर की शीशी को अपने घर ले जाती और बताए हुए तरीके से अपने पति को देती, और उसके बाद उसके पति की मौत हो जाती। लोगों को लगता कि शायद कुदरती मौत है, कभी किसी को शक नहीं हुआ इस चीज़ पर, इस ज़हर पर, कि ये एक मर्डर है जो ज़हर देकर किया गया है। ये सिलसिला चलता रहा, और कहते हैं कि पूरे रोम में किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये क्या हो रहा है, आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। लेकिन कहते हैं कि 1650 में पहली बार जूलिया का राजफाश होता है, और वो भी बड़े नाटकीय अंदाज में। वो ऐसे कि जूलिया के पास एक महिला आती है, उसे महिला को जूलिया के बारे में उसी के किसी जानने वाले ने बताया था। वो महिला जूलिया के पास आती है, अपना दुखड़ा रोती है, बताती है कि उसका पति उसे टॉर्चर करता है, और बहुत टॉर्चर करता है। वो अपने पति से बहुत परेशान हो गई है। दुखड़ा रोने के बाद जूलिया उसे वही ज़हर की 4 बूंदों वाली ज़हर की एक छोटी शीशी देती है, और उसे कैसे देना है ये भी बताती है। इसके बाद वो महिला ज़हर की शीशी लेकर वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है, और बताए हुए तरीके से वो अपने पति को वो ज़हर शाम के वक़्त सूप में मिलाकर दे देती है। डाइनिंग टेबल पर वो अपने पति को सूप सर्व करती है, उसमें तब तक वो ज़हर की 4 बूंदें डाल चुकी होती है। पर जैसे ही उसका पति वो सूप बस पीने ही वाला होता है कि अचानक उस महिला का मन बदल जाता है। वो सोचती है
कि मारता है, पीटता है, कोई बात नहीं, पर मेरा पति है, मेरे बच्चों का बाप है, भले ही वह मुझे कितना भी टॉर्चर करता हो, कितना भी मारता पीटता हो, पर इस तरीके से जहर देकर उसे मारना ठीक नहीं है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो महिला अपने पति के हाथ से वो सूप छीन लेती है और पीने से मना करती है। उसका पति बहुत फोर्स करता है सूप पीने के लिए, पर पत्नी वो सूप अपने पति को पीने नहीं देती। मना करती रहती है कि ये सूप ठीक नहीं है, मैं दूसरा सूप आपको लाकर देती हूँ, आप इस सूप को मत पियो। और खूब इस तरह की बातें होने के बाद पत्नी उस सूप को ले जाकर बाहर फेंक देती है। ये सब होने के बाद इस चीज ने पति के मन में शक डाल दिया। उसने पूछा कि ऐसी क्या बात थी कि जिस वजह से तुमने मुझे सूप पीने नहीं दिया। वो लगातार पीछे पड़ा रहता है और अचानक उसकी पत्नी टूट जाती है और वो कहती है कि दरअसल मैंने इस सूप में जहर मिलाया था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने इसलिए सूप तुम्हें पीने नहीं दिया। ये बात सुनने के बाद पति खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी ने उसे मरने नहीं दिया, उसे बचा लिया। पर जब उसके अंदर एक उत्सुकता जागती है और उत्सुकता जागी कि ये कि वो जाने कि वो जहर कहाँ से लाई, तो उसने पूछा अपनी पत्नी से कि जहर कहाँ से लेकर आई और उसे कैसे पता कि ये जहर किस तरह से दिया जाता है मारने वाले को। पति ने अपनी पत्नी से कई बार इस बारे में पूछा, कितनी बार पूछा, पर पत्नी इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन पति ने ज्यादा फोर्स किया और फोर्स करने के बाद पत्नी ने सब कुछ अपने पति को बता दिया कि कहाँ से मिला उसे ये जहर। और इस तरह से पहली बार जूलिया टूफाना का सच उसने उगल दिया। इसके बाद पति अपनी पत्नी को लेकर रोम के एक चर्च में जाता है जहां वो अक्सर जाया करता था और वहां पादरी के पास जाता है। और वहां पादरी के पास जाकर सब कुछ बता देता है, पूरा किस्सा बता देता है। और उस चर्च के पादरी के सामने उसकी पत्नी ये कन्फेस करती है कि ये एक्वा टूफाना नाम का जहर उसको जूलिया टूफाना ने दिया था अपने पति को मारने के लिए। और उसने ये जहर बहुत सारी औरतों को दिया है। अब तक कहते हैं कि इस चर्च से ये बात फैल गई पूरे रोम में और ये खबर जूलिया तक भी पहुंची। और जब जूलिया की गिरफ्तारी तय थी, मौत पक्की थी उसकी, पर अपनी गिरफ्तारी से पहले ही जूलिया भागकर एक दूसरे चर्च में पहुंच गई जहां वो अक्सर जाया करती थी, जिस चर्च को वो मानती थी। और वहां पे जाकर उसने शरण ली और अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने की बात की। कहते हैं कि वो उस चर्च में अपने दबदबे से, अपनी ताकत से जूलिया की गिरफ्तारी और उसके ऊपर लगे आरोपों को हटाने के लिए तैयार भी हो गई थी और लगभग जूलिया बच भी जाती। लेकिन तभी रोम में एक अफवाह फैल गई कि जूलिया टूफाना की गैंग में काम करने वाली वो औरतें जो जादू टोना, काला जादू ये सब जानती हैं, उन्होंने जूलिया के कहने पर पूरे रोम के पानी में जहर मिला दिया है और जो पिएगा वो मर जाएगा। क्योंकि जूलिया की सच्चाई सामने आ गई थी और उसने कहा था कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें सबको मारना पड़ेगा, तभी हम जिंदा रह सकते हैं, बच सकते हैं सजा से, सजाए मौत से। पता नहीं इस अफवाह में कितनी सच्चाई थी, हालांकि मुझे तो ये सिर्फ एक अफवाह ही लगती है। खैर इस बात की जानकारी जैसे ही रोम के लोगों को चली, लोगों में अब जूलिया को लेकर बहुत गुस्सा था। वो सब जूलिया को अपने हाथों से मारना चाहते थे इस अफवाह के फैलने के बाद। और जिस चर्च में जूलिया ने शरण ले रखी थी, लोगों की भीड़ भी उसी चर्च के बाहर थी। रोम के लोग उस चर्च को घेर लेते हैं और इसी वजह से जो चर्च जूलिया टूफाना को बचा रही थी और शायद बचा भी लेती, उस पर भी अब दबाव आना शुरू हो गया, उस पर भी अब दबाव आया और इस तरह से जूलिया टूफाना गिरफ्तार हो चुकी थी। अब मामला बहुत बिगड़ गया था। गुस्साए लोगों को रोम की सबसे बड़ी चर्च समझाती है, उन्हें शांत करती है और वही चर्च जूलिया को गिरफ्तार भी करती है। जूलिया को गिरफ्तार किया जाता है, इसके बाद उसको टॉर्चर किया जाता है और आखिरकार टॉर्चर और तमाम यातनाओं के बाद जूलिया टूफाना टूट जाती है और वो कबूल करती है कि पिछले 25 सालों में उसने नामालूम कितनी औरतों को जहर दिया। उसे ठीक-ठीक गिनती भी याद नहीं थी, लेकिन उसको कुछ क्लाइंट्स के नाम याद थे और कुछ क्लाइंट्स के नाम को वो लिख कर भी रखती थी। और
इन सब के हिसाब से जो टोटल फिगर आया वो 600 मर्दों का आया। मतलब ऑफिशियल 600 मर्दों की मौत हो चुकी थी जूलिया के जहर से। पर कहते हैं कि ये सही नहीं है, बल्कि उसने जहर से 2000 से भी ज़्यादा मर्दों की जान ले ली थी। उसके जहर से 2000 से भी ज़्यादा मर्दों की जान चली गई थी। लेकिन सिर्फ उन्हीं मर्दों की जो अपनी पत्नियों को मारते थे, पीटते थे, उन्हीं लोगों की जान गई थी जो टॉर्चर करते थे। सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा गया था जूलिया के जहर के द्वारा, उनकी ही पत्नियों के द्वारा। जब ये सच्चाई सामने आई तो पूरे रोम में और रोम के आसपास के इलाकों में हाहाकार मच गया। एक तरह से हर तरफ जूलिया और उसके जहर की ही बातें हो रही थी कि एक महिला ने इतनी सारी महिलाओं को जहर इसलिए दिया ताकि वो अपने पतियों को मार सके, और ये उस वक्त की सबसे बड़ी सीरियल किलर बन गई। 1625 से 1650 तक। इसके बाद जुलाई 1659 में रोम की सबसे बड़ी चर्च ने जूलिया और उनकी बेटी और साथ में गैंग की 3 महिलाओं को मौत की सजा सुनाई। मतलब कुल 5 लोगों को, जूलिया, उसकी बेटी और गैंग की 3 और औरतों को। इसके बाद जूलिया से और महिलाओं के नाम पूछे गए। जिस महिला ने जूलिया से जहर लेकर अपने अपने पतियों को मारा था, तो जानकारी मिली उन औरतों की, और वहाँ की चर्च उन्हें पकड़ पकड़ कर सजा दे रही थी। इस तरह से बहुत सी महिलाओं को सजा दी गई। हालांकि कई कई औरतें तो ये बोलकर बच गईं कि जब उन्हें ये जहर दिया गया तब उन्हें ये पता बताया नहीं गया था कि तब उन्हें ये बताया गया था कि ये एक कॉस्मेटिक आइटम है, ये एक क्रीम है, इसे लगाकर आपका चेहरा चमक उठेगा। किसी ने इत्र वाली बात बोली कि हमें इत्र बोलकर, तेल बोलकर ये जहर दिया गया था। तो सबूतों और गवाहों के अभाव में इस तरह की कई महिलाओं को छोड़ भी दिया गया था, और दर्जनों महिलाओं को सजा भी दी गई अपने पति को मारने के जुर्म में। इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि सजा सुनाने के बाद, जब जिस दिन जूलिया को सजा दी जानी थी 1659 में, कहते हैं कि उसी दिन जूलिया अचानक उस जेल से एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसके बाद जूलिया का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। बहुत छानबीन हुई, तमाम चर्च लगे रहे, पर जूलिया का कुछ पता नहीं चला कि आखिर अपनी सजा से ठीक पहले जेल से एक आरोपी महिला कैसे गायब हो सकती है, कैसे भाग सकती है। पर लोगों का और कई चर्चों का कहना था कि शायद जूलिया को भगाने में किसी ने उसकी मदद करी हो। तो शक गया जूलिया की उसी चर्च के ऊपर जो अपनी ताकत के दबदबे से, अपने ताकत के बल पर, दम पर जूलिया को बचा रही थी। पर ये आरोप और बातें चलती रहीं। पर उस दिन के बाद से जूलिया तूफाना कभी कहीं दिखाई नहीं दी। इस बात पर तमाम चर्च और रोम के तमाम लोग हैरान परेशान थे। तो जूलिया भाग गई, पर उसकी बेटी को सजाए मौत मिली, और उन 3 औरतों को सजाए मौत मिली, और कई और महिलाएं जो बाद में दोषी पाई गईं, उन्हें भी सजा मिली। लेकिन जूलिया गायब हो गई और उसे उसकी सजा नहीं मिल पाई। इसी दौरान में जब जूलिया के गायब होने की खबर पब्लिक हुई, तो एक जर्मन के मशहूर कंपोजर थे एमडीएस मोजाक, वो बीमार पड़ गए। उसी के महीने भर बाद जूलिया के गायब होने के, तो मोजाक बीमार पड़ गए। तब मोजाक ने एक बयान दिया कि वो अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब वजह बताई कि मुझे जो जहर दिया गया है वो वही जहर है, एक्वा टूफाना, और इसकी डोज के हिसाब से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से बीमार पड़ता जा रहा हूँ और जिस तरीके से मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, कि मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगा और कितने दिनों बाद मर जाऊंगा। और वाकई मौजाक ने जो कहा था, ठीक उतने ही दिनों के अंदर अंदर मोजाक की मौत हो गई थी। तो आखिरी मौत मोजाक की हुई थी जूलिया के इस जहर से। जूलिया का कभी कोई सुराग नहीं मिला, और जूलिया के साथ उस जहर का राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया कि आखिर जूलिया इस जहर को बनाती कैसे थी। वो भी इतना पावरफुल जहर जिसकी 4 बूंद ही काफी।
हैं किसी को भी मारने के लिए, किसी भी अच्छे खासे शख्स की जान लेने के लिए। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी मेरे इस परिवार को ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। और हाँ, सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का भी ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।